Students, in this session we explain human ventricles. अब वेंट्रिकल्स में जितने भी निलय बोलते हैं हिंदी में, उन सभी के डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर्स में नॉर्मल जो ब्रेन में लैटरल फॉर्म में जो ब्रेन होते हैं उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. दिस इज द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन. This is the largest part of the brain is known as cerebrum. Second part, diencephalon, midbrain, this is the graphical diagram of ventricles in human brain. This is membranous form, so it is double layered structural. And lower part is spinal cord. Student, this is left ventricle and this is right ventricle. Right ventricle. Left ventricle is first ventricle and it is second ventricle. Second ventricle. This right and left ventricle is the largest region and form the cerebrum part of the brain. So, in this region left and right the whole part is cerebrum. Cerebrum present in this region. This is called as third ventricle and third in Roman write you second is the third ventricle. And in the region of the third ventricle found diencephalon. इस क्षेत्र में डायनसिफ्लॉन पाए जाते हैं और ठीक इसके नीचे यहाँ पर मिड ब्रेन होता है. मिड ब्रेन इस जगह पर पाए जाते हैं. इसके नीचे ये फोर्थ वेंट्रिकल है. इट नोन एज फोर्थ वेंट्रिकल. फोर्थ वेंट्रिकल. अब यहाँ पर फोर्थ यानी 4 दिख रहे हैं. एक ब्रेन के अंदर और होते हैं फिफ्थ वेंट्रिकल, वो अलग पार्ट में आपको दिखेंगे. तो फोर्थ वेंट्रिकल तक यहाँ आपको देखना है. इन दिस रीजन इट्स कॉल्ड एज पोन्स एंड अप्रिप्ट रीजन. इसमें उभरे हुए जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इट नोन एज सेरिबेलम. सेरिबेलम and in this part is called as medulla oblongata. Oblongata. Its full name is pons varoli. Pons varoli. तो आपने देखा फोर्थ जो वेंट्रिकल है इसमें पोन्स है, उभरे हुए स्ट्रक्चर में सेरिबेलम है एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा है. ये तीनों फोर्थ वेंट्रिकल में है. थर्ड में डायनसिफ्लॉन है. फर्स्ट एंड सेकंड में हमारे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में सेरिब्रम है. सेरिब्रम बड़ा पार्ट है और
लैटरल वेंट्रिकल भी कहते हैं राइट और लेफ्ट को। लैटरल वेंट्रिकल्स दोनों साइड में होते हैं लैटरल, तो लैटरल वेंट्रिकल्स भी नाम है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों को एक साथ लैटरल वेंट्रिकल भी कहते हैं। इट्स से दैट लैटरल वेंट्रिकल। तो ये था ब्रेन के स्ट्रक्चरल पार्ट। अब देखो इनमें कुछ स्पेसिफाइड पोर या हम कह सकते हैं CSF लिक्विड को फ्लो करने के लिए पाथ होते हैं, और इन दोनों के बीच में जो ये रीजन है, इस रीजन में यहाँ पर जो कि हमारे सेरिब्रम और डायंसिफ्लॉन के अलग करने वाली पार्ट है, उसे फोरामेन ऑफ मोनेरो कहते हैं। इट नेम इज फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ मोनरो। और इंटरवेंट्रिकुलर पोर भी कहते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर पोर और फोरामेन ऑफ मोनेरो। ये अलग करता है, यहाँ एक पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो सेरिब्रम और डायंसिफ्लॉन के बीच में कनेक्शन का कार्य करते हैं, और ये इस तरह से इनमें अलग हो रहे हैं। मिड ब्रेन के ठीक नीचे यानी पोन्स फोर्थ वेंट्रिकल में जाने के बाद थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में यहाँ इस जगह पे एक स्ट्रक्चर होता है, उसे आइटर कहते हैं, या ते एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस कहते हैं, या सेरिब्रल एक्वाडक्ट कहते हैं, एक्वाडक्ट कहते हैं। तो ये जो है ये कुछ फंक्शनल स्ट्रक्चरल पार्ट हैं जो CSF लिक्विड और दूसरे लिक्विड को जाने के लिए एक विशेष प्रकार के पाथ क्रिएट करते हैं, और ये जो पाथ क्रिएट करने वाले स्ट्रक्चरल पॉइंट है इनका ये नाम है। तो देखो इन ह्यूमन ब्रेन जनरली 4 वेंट्रिकल but really 5 ventricles, 1 ventricle inner part of the brain, and in that part right ventricle is second ventricle, or you say that it's the first ventricle and left is the second ventricle, it's vice versa, but third ventricle is related to diencephalon and fourth ventricle is related to pons, cerebellum and medulla oblongata. That means is the part of the forebrain, third ventricle also the part of the forebrain, but this part is fourth ventricle is related to hindbrain, and in between third and fourth ventricle found the midbrain. तो बच्चों यहाँ देखिएगा कि राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल को अगर हमने अलग कर दिया तो सेरिब्रम का पार्ट हो गया, और ये जो सेरिब्रम का पार्ट आप यहाँ देख रहे हो ये पूरा और सबसे बड़ा पार्ट है जिसमें दोनों वेंट्रिकल शामिल है। फोर ब्रेन की बात करें तो डायंसेप्लॉन भी फोर ब्रेन का ही पार्ट है, थर्ड वेंट्रिकल भी इसमें शामिल है, फोर्थ वेंट्रिकल में ये सारे शामिल हैं, और इन दोनों के बीच में मिड ब्रेन पाए जाते हैं। और इसके नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड है, इट्स द स्पाइनल कॉर्ड, और ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होते हैं जो हमारे वर्टिब्रा के अंदर है स्पाइनल कॉर्ड, और इसमें जो पोरस स्ट्रक्चर है उसका नाम है न्यूरोसिल। न्यूरोसिल यानी ये अभी कनेक्टेड रहेगा, और कनेक्टेड के पार्ट में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्म में कनेक्शन होगा। तो जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो रहा है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उस पोरस स्ट्रक्चर को न्यूरोसिल कहते हैं। तो आपने देखा क्या क्या देखा, तो आपके ब्रेन में जो सेरिब्रम है उस सेरिब्रम के रीजन में कौन कौन से वेंट्रिकल हैं, तो उसमें राइट वेंट्रिकल और उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल हैं। दैट मीन्स राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल मिलकर के सेरिब्रम के पार्ट को फॉर्म करते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया कि डायंसेप्लॉन कौन से वेंट्रिकल में पाए जाते हैं, तो डायंसेप्लॉन भी फोर ब्रेन का ही पार्ट है, और ये होते हैं थर्ड वेंट्रिकल के फॉर्म में, थर्ड वेंट्रिकल के फॉर्म में, यानी थर्ड वेंट्रिकल रीजन पे डायंसेप्लॉन पाए जाते हैं। इसमें फर्स्ट वेंट्रिकल लेफ्ट को कह लो, राइट को सेकंड कह लो, ये आपकी मर्जी, इसको फर्स्ट कह लो, इसको सेकंड कह लो, लेकिन इसमें इसको थर्ड ही कहना होगा। और ये जो नीचे वाले पार्ट देख रहे हो इसमें
फोर्थ वेंट्रिकल में कौन कौन है? तो पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये सभी किस में आ गए? फोर्थ वेंट्रिकल में। अब देखो सेरिब्रम और डायंसिफ्लॉन, ये जो दो पार्ट है ये फोर ब्रेन का पार्ट है। दैट मीन्स इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। यानी फोर ब्रेन में कौन कौन से वेंट्रिकल है? तो फोर ब्रेन में फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल, तीन वेंट्रिकल है। जबकि मिड ब्रेन इन दोनों वेंट्रिकल के बीच में पाए जाते हैं। तो मिड ब्रेन पूछा जाए तो मिड ब्रेन सिचुएटेड इन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल, दोनों के बीच में होते हैं, इसलिए इसे मिड ब्रेन भी कहते हैं। तो दैट मीन्स मिड ब्रेन सिचुएटेड इन बिटवीन थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल। और फोर्थ वेंट्रिकल में कौन कौन है? तो फोर्थ वेंट्रिकल में हिंड ब्रेन है। फोर्थ वेंट्रिकल में हिंड ब्रेन पाए जाते हैं। और फोर्थ वेंट्रिकल में हिंड ब्रेन में पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा को रखा गया है। अब देखो आपने देखा कि सेरिब्रम और डायंसिफ्लॉन के बीच में जो पोरस स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? तो सेरिब्रम और डायंसिफ्लॉन के बीच में जो पोरस स्ट्रक्चर है जो इसमें लिक्विड पार्ट को ले जाने में मदद करता है उसका नाम है फोरामेन ऑफ मोनेरो। फोरामेन ऑफ मोनेरो। इस तरह के टर्म से भी नीट में क्वेश्चन बनते हैं कि फोरामेन ऑफ मोनेरो किस जगह पे पाए जाते हैं? तो फोरामेन ऑफ मोनेरो जो है वो इस सेरिब्रम और डायंसिफ्लॉन के बीच में पोरस स्ट्रक्चर है। और डायंसिफ्लॉन और ये जो मिड ब्रेन कह लो, मिड ब्रेन और ये पोन्स, सेरिबेलम और इसके बीच में जो स्ट्रक्चर है इसमें कौन सा है? इसमें आइटर नाम का एक स्ट्रक्चर है। तो मिड ब्रेन के और इस फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में, या मिड ब्रेन नाम नहीं रहे तो डायंसिफ्लॉन और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में जो पोरस स्ट्रक्चर है, या थर्ड और फोर्थ के बीच में जो पोरस स्ट्रक्चर है उसे आइटर, या इसके कई और नाम है, आइटर नहीं कहना चाहते हो तो इसे एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस कह लो। एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस नहीं कहना चाहते हो तो सेरिब्रल एक्वाडक्ट कह लो। तो ये तीन नाम एक का ही सिनोनिम्स के रूप में इसमें दिखाया गया है। अब देखो इस वेंट्रिकल के पार्ट में, इस रीजन में आपको कोई पोर दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके बैक पार्ट में अगर हम जाते हैं और इस मेडुला को मैं स्पेसिफाइड फॉर्म में ड्रॉ करता हूँ, यानी जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसके बैक पार्ट को अगर ड्रॉ किया जा रहा है ऐसा, तो समझना इस मेडुला के बैक पार्ट को मैं दिखा रहा हूं, इसके बैक पार्ट, जैसे ये फ्रंट पार्ट हो गया, ये बैक पार्ट, तो बैक पार्ट को अगर मैं दिखाना चाहता हूं तो इसमें फिर दो पोर होते हैं छोटे छोटे और एक पोर होते हैं बड़े, यानी इसके बैक पार्ट में दो पोर और होते हैं। ये जो बड़ा सा पोर है ये डॉर्सल सरफेस में होगा, बैक पार्ट के ऊपर, यानी पीछे की तरफ डॉर्सल सरफेस में। डॉर्सल सरफेस में जो पोर है उसे फोरामेन ऑफ मैजेंडी कहते हैं। इसका नाम है फोरामेन ऑफ मैजेंडी। फोरामेन ऑफ मैजेंडी, ये स्ट्रक्चर्स इसके बैक पार्ट में मिलेंगे। और दो जो छोटे छोटे पोरस स्ट्रक्चर हैं ये लैटरल सरफेस में हैं। लैटरल यानी वेंट्रल मतलब बैक पार्ट के लैटरल किनारे किनारे, तो बैक पार्ट के किनारे लैटरल सरफेस में जो दो पोर स्ट्रक्चर हैं इसका नाम है फोरामेन ऑफ लुस्का। फोरामेन ऑफ लुस्का। और ये दो पोर है, 1 and 1, छोटे छोटे पोर हैं। और फोरामेन ऑफ मैजेंडी ये 1 पोर है, इट इज अ 1 पोर। दैट मीन्स आपने देखा कि इसके बैक पार्ट में, यानी जो मेडुला ऑब्लोंगाटा के बैक पार्ट में जाओगे या फोर्थ वेंट्रिकल के बैक पार्ट में जाओगे तो इसके बैक पार्ट के रीजन पे आपको ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल के लोअर सरफेस में जो बैक पार्ट है उस बैक पार्ट में आपको और दो पोर दिखाई देगा। जो बड़ा सा पोर है बैक पार्ट के डॉर्सल सरफेस में,
उसे फोरामेन ऑफ मेजेंडी कहते हैं, और बैक पार्ट के किनारे पे जो है उसे फोरामेन ऑफ लुस्का कहते हैं, फोरामेन ऑफ लुस्का। स्टूडेंट्स, आप पर डे इन नामों को याद करते रहें, एक साथ याद करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगेगा। फिर ब्रेन के पार्ट आगे वाले जो हिस्से हैं ये नाम इंटरकनेक्टेड फॉर्म में आते रहेंगे, तो आपको पर डे ये नामों को याद कर लेना है। तो देखो क्या क्या मैंने बताया कि ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, ये पूरे वेंट्रिकल्स में CSF लिक्विड फ्लो होता रहता है। दैट मीन्स इस पूरे रीजन में CSF का लिक्विड फ्लो होगा, CSF का लिक्विड इसमें प्रवाहित होगा। अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम, यानी प्रमस्तिष्क के रूप में। अगर हम सबसे बड़े पार्ट की बात करें तो ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को कंबाइंड फॉर्म में लैटरल वेंट्रिकल कहते हैं। दैट मीन्स ये लैटरल वेंट्रिकल इसका कंबाइंड फॉर्म नेम है। थर्ड वेंट्रिकल जो है ये डायंसिफ्लॉन का रीजन है। फोर्थ वेंट्रिकल जो है इसमें पोन्स भी है, इसमें मेडुला भी है और इसमें सेरिबेलम भी है, तीनों हैं फोर्थ वेंट्रिकल के रीजन पे। और फोर्थ वेंट्रिकल के नीचे का जो रीजन है वो स्पाइनल कॉर्ड का रीजन है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ज्वाइन करने वाले रीजन को न्यूरोसिल कहते हैं। और ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं। अब देखो, सेरिब्रम और डायंसिफ्लॉन के बीच में जो पोरस स्ट्रक्चर है उसे फोरामेन ऑफ मोनरो कहते हैं। डायंसिफ्लॉन और पोन्स वेरोलाई के बीच में कह लो, या कह लो मिड ब्रेन और पोन्स वेरोलाई के बीच में, या मिड ब्रेन और थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में पोरस स्ट्रक्चर, उसका नाम क्या है? आइटर, या एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस, या सेरिब्रल एक्वाडक्ट। सर ये पोर करते क्या है? तो जो CSF का लिक्विड इसमें आप देख रहे हो इसमें फ्लो हो रहा है, उस CSF के लिक्विड को फ्लो करने के लिए पाथ क्रिएट करते हैं। और इसके बैक पार्ट में अगर हम जाएं, फोर्थ वेंट्रिकल के लोअर सरफेस में तो जाओगे, लेकिन लोअर सरफेस के बैक पार्ट में जाओगे। कौन से पार्ट में? बैक पार्ट में। तो बैक पार्ट में देखोगे तो दो पोर और हैं लैटरली, जो छोटे छोटे पोर हैं, इसका नाम है फोरामेन ऑफ लुस्का। और इन दोनों के कंपेरिजन में जो बड़े आकार का पोर है डॉर्सली, यानी बैक पार्ट के ऊपर की तरफ, उसे कहेंगे फोरामेन ऑफ मेजेंडी। तो कौन कौन से पोर हो गए? तो देखो, पहला हो गया फोरामेन ऑफ मोनरो या इंटरवेंट्रिकुलर पोर। ये कहाँ पर है? ये है लैटरल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में, या कह लो सेरिब्रम और डायंसिफ्लॉन के बीच में। और दूसरा क्या है? आइटर, ये कह लो थर्ड और फोर्थ के बीच में, या मिड ब्रेन और फोर्थ वाले के बीच में। और इसके बैक पार्ट में क्या है? तो फोरामेन ऑफ लुस्का और फोरामेन ऑफ मेजेंडी। अब देखो, इसमें अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो मिड ब्रेन से स्टार्ट कर रहा हूं, मिड ब्रेन से ये लाइन स्टार्ट होगा। मिड ब्रेन के बाद यहां से गुजर रहा हूं तो ये किसका पार्ट है? ये पोन्स का पार्ट है, पोन्स वेरोलाई। फिर नीचे आता हूं, ये किसका पार्ट है? तो ये मेडुला ऑब्लोंगाटा का पार्ट है। ये जो एक लाइन है, इस लाइन को ब्रेन स्टेम कहते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रेन स्टेम, यानी ब्रेन का तना, या कह सकते हो ब्रेन का लाइफ, ब्रेन का लाइफ, ब्रेन का तना, ब्रेन स्टेम। कौन कौन आता है? तो ब्रेन स्टेम वन स्ट्रेट लाइन फॉर्म पार्ट कॉल्ड ब्रेन स्टेम, कॉल्ड ब्रेन स्टेम। वन स्ट्रेट लाइन फॉर्म पार्ट, यानी एक लंबी जो स्ट्रेट लाइन बनने वाली पार्ट है, एक लंबी स्ट्रेट लाइन को ही ब्रेन स्टेम कहते हैं। कौन कौन इसमें शामिल है ब्रेन स्टेम में? तो ब्रेन स्टेम में शामिल है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन से ब्रेन स्टेम का पार्ट को लिया जाता है, मिड ब्रेन के ऊपर वाले पार्ट को नहीं लिया जाता है। तो मिड ब्रेन से स्टार्ट होता है ब्रेन स्टेम के पार्ट। तो मिड ब्रेन, फिर कौन आ गया? पोन्स। तो मिड ब्रेन के बाद पोन्स, पोन्स वेरोलाई पूरा, और पोन्स वेरोलाई के बाद कौन आ गया? मेडुला ऑब्लोंगाटा के सेरिबेलम तो किनारे पे रह गए, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला। ये तीनों को ब्रेन स्टेम का हिस्सा कहते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। ये तीनों जो है पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम का कौन कौन पार्ट हुआ? तो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। सर ये क्या करते हैं? इसका एक ही फंक्शन है,
इसका ओनली वन फंक्शन है और वो क्या है? कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन, या ये कह लो ऑल इनवॉलेंट्री एक्शन इन आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर के सभी अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करेगा। जैसे मेरे द्वारा सोच समझ के जो कार्य होते हैं वो तो वॉलेंट्री होते हैं, लेकिन हमारे सोचे वगैरह बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे हार्ट बीट होना, लंग्स में ऑक्सीजन एवं दूसरे प्रकार के गैसेस का एंट्रेंस होना, आंखों को हम लोग पलक झपकते रहते हैं, ये तो अपने आप हो रहा है, लेकिन हम चाह के भी बंद कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शंस में ये शामिल होते हैं, और जो भी इनवॉलेंट्री एक्शन है उन सभी का डायरेक्टली कंट्रोल मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला करेगा। और मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ये तीनों एक लाइन के फॉर्म में है, और ये लाइन के फॉर्म में आपको इस ग्राफिकल डायग्राम में दिख भी रहा है, और इस लाइन के फॉर्म्स को ही ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो ब्रेन स्टेम क्या है ये भी आपने समझ लिया। तो ये था वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, और इस पूरे वेंट्रिकल में सीएसएफ यहाँ भी है, सीएसएफ यहाँ भी है, इस पार्ट में भी है, सीएसएफ यहाँ से गुजर रहे हैं। इस पूरे रीजन में से जहाँ भी वेंट्रिकुलर पोरस स्ट्रक्चर होगा, जहाँ भी गैप होगा, जिस जगह में भी आर्टरी, वेन, ब्लड कैपिलरीज इस पूरे रीजन को सप्लाई करेंगे, उन सभी रीजन में सीएसएफ लिक्विड पास आउट होगा, और सीएसएफ लिक्विड पास आउट होगा। और ये सीएसएफ लिक्विड होते हैं, इसको जो अभी मैंने बताया था ब्रेन के प्रोडक्टिव पार्ट में सब इलेक्ट्रॉन स्पेस में सीएसएफ लिक्विड होते हैं, वही सीएसएफ लिक्विड है, और वो पूरे के पूरे ब्रेन को ब्रेन के रीजन में गुजर रहे हैं, और ब्रेन के रीजन के नीड के अकॉर्डिंग वो फंक्शन में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। और इसका क्या रोल है, कैसे कैसे पास आउट हो रहे हैं, ये अगले क्लास में। लेकिन अभी आपको ये जो वेंट्रिकल्स है इसको दोबारा शॉर्टली समझा देते हैं, समझना। वेंट्रिकल्स अभी आपको चार दिख रहे हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, दोनों को लैटरल वेंट्रिकल कहते हैं, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। एक और बात बता दूं, राइट और लेफ्ट को लैटरल वेंट्रिकल कहते हैं। लैटरल वेंट्रिकल का एक नाम है पैरासिल, पैरासिल भी कहते हैं। लैटरल वेंट्रिकल का एक और नाम है पैरासिल, और थर्ड वेंट्रिकल का जो नाम है वो है डायोसिल, डायोसिल, और इस फोर्थ वेंट्रिकल का नाम है मेटासिल, मेटासिल। तो कुछ नाम और भी हैं, याद रखिएगा। दोनों को लैटरल वेंट्रिकल में जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है इसको लैटरल वेंट्रिकल कहते हैं, इसका नाम पैरासिल, थर्ड वेंट्रिकल का नाम डायोसिल, और फोर्थ वेंट्रिकल का नाम मेटासिल है। तो ये इसके साइंटिफिक नेम हैं, और साइंटिफिक नेम ये भी यूज़ होते हैं पैरासिल के फॉर्म में, मेटासिल के फॉर्म में, डायोसिल के फॉर्म में, ये फिक्स हैं। और इनमें जो नाम है पोर के फॉर्म में वो याद कर लीजिएगा। इन दोनों के बीच में यानी सेरिब्रम और डायंसिफिलॉन के बीच में फोरामेन ऑफ मोनरो, इन दोनों के बीच में थर्ड और फोर्थ के बीच में आइटर, इसके बैक पार्ट में फोरामेन ऑफ लुस्का और फोरामेन ऑफ मैजेंडी। ओके बच्चों, के टॉपिक में आप देखोगे कि सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी प्रमस्तिष्क द्रव्य किस प्रकार से बनते हैं और उसके क्या क्या कार्य हैं, वो किस प्रकार से मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करते हैं, और हमारे शरीर के लिए और हमारे मस्तिष्क के लिए किस प्रकार से इसका दायित्व है, इसका निर्माण कौन करता है, इसके पथ कौन कौन से हैं, इन तमाम बातों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले एक टर्म है कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस एक ऐसा टर्म है जिसके अंदर सीएसएफ का निर्माण होता है, यानी इसे सीएसएफ का निर्माण स्थल कहेंगे, निर्माण स्थल के रूप में कहते हैं, यानी सीएसएफ का निर्माण इसी स्थान पर होता है। अब सवाल उठता है कि सर कोरोइड प्लेक्सस है क्या? तो देखो, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ब्रेन के अंदर में वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, और इन वेंट्रिकल्स में जो भी आपके वेंट्रिकल्स है, इन वेंट्रिकल्स में रक्त का नलिका इसमें सप्लाई होता है। जैसे ये वेंट्रिकल्स है और इसमें कई प्रकार के रक्त नलिकाएं ब्रेन से कनेक्टेड है। तो इन तमाम जो भी स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, चाहे इस साइड से देखो चाहे इस साइड से देखो, इन सभी क्षेत्रों में रक्त नलिकाएं पाई जाती है, रक्त नलिकाएं, क्योंकि ब्रेन में अत्यधिक रक्त नलिकाओं का सप्लाई है जो ग्लूकोज और अन्य प्रकार के पदार्थ पोषक पदार्थ के रूप में
मस्तिष्क को पहुंचाते हैं। अब ये रक्त नलिकाएं और ब्रेन के जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होते हैं, इसके बाहर जो एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है उसे इंडो एपेंडाइमल एपिथेलियम कहते हैं। यानी ये मस्तिष्क का उत्तकीय आवरण है। ये टिश्यू के रूप में जो आवरण इसके चारों तरफ पाए जाएंगे उस आवरण का नाम है एपेंडाइमल एपिथेलियम। तो मस्तिष्क के उत्तकीय आवरण, रक्त नलिकाएं और वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, स्पेशली जो लेटरल वेंट्रिकल्स है और पायोमेटर का क्षेत्र है, ये सभी जो होते हैं कोरोइड प्लेक्सस का निर्माण करते हैं। यानी इन सभी के मिलने से कोरोइड प्लेक्सस का निर्माण होता है। यानी इनके सम्मिश्रण, इसके सम्मिलन या युग्मन से जिस संरचना का निर्माण होता है उस संरचना को कोरोइड प्लेक्सस कहते हैं। यानी वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन का वेंट्रिकल्स आप देख रहे हो, दूसरा ब्लड कैपिलरी और तीसरा एपेंडाइमल एपिथेलियम, इन सब के मिलने से बना होता है कोरोइड प्लेक्सस। अब देखो इस कोरोइड प्लेक्सस में कौन कौन से कोरोइड प्लेक्सस के क्षेत्र, यानी प्लेक्सस किस किस प्रकार के हैं। तो दो मेजर प्लेक्सस है लैटरल वेंट्रिकल में। आप जानते हो मैं इस ब्लड आर्टरी वेन के पॉइंट्स को मिटा रहा हूं क्योंकि यहां पर कई सारे नाम लिखने होंगे। तो बच्चों आप जानते हो कि ये जो वेंट्रिकल्स है, इस वेंट्रिकल में राइट और लेफ्ट जो वेंट्रिकल्स है इससे सम्मिलित रूप से लैटरल वेंट्रिकल कहते हैं, लैटरल वेंट्रिकल। और इसमें राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दो प्रकार के वेंट्रिकल इसमें सम्मिलित है। ये वेंट्रिकल्स नाम है आलिंद और नीलय जो हार्ट में होता है उसी के तरह, लेकिन इसमें ऑरिकल नहीं होते हैं, इसमें वेंट्रिकल्स होते हैं। जो गुहानुमा क्षेत्र को यहाँ पर वेंट्रिकल्स कहा गया है, इसे आप हृदय का वेंट्रिकल्स ना समझ लें, ये गुहानुमा क्षेत्र वेंट्रिकल्स है, तो इसे लैटरल वेंट्रिकल कहते हैं। तो जो हमारे पास कोरोइड प्लेक्सस है उसमें दो मेजर प्लेक्सस लैटरल वेंट्रिकल में पाए जाते हैं। यानी इस क्षेत्र में दो मेजर वेंट्रिकल्स के क्षेत्र में दो मेजर प्लेक्सस पाए जाते हैं। ये बड़े होते हैं, ये काफी बड़े आकार के होते हैं। तो दो बड़े प्लेक्सस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, लैटरल वेंट्रिकल के क्षेत्र में। दो माइनर प्लेक्सस पाए जाते हैं थर्ड वेंट्रिकल में। आप जानते हो इन दोनों को फर्स्ट सेकंड बोलते हैं। और ये जो डायंसिक्लोन का पार्ट है इसे थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। अगर इसे थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं तो थर्ड वेंट्रिकल के क्षेत्र में दो छोटे छोटे माइनर प्लेक्सस पाए जाते हैं। यानी जो कोरोइड प्लेक्सस है इसे इस प्रकार से डिवाइड किया गया है, तो ये छोटे छोटे दो माइनर प्लेक्सस इस थर्ड वेंट्रिकल में पाए जाते हैं। और एक माइनर प्लेक्सस और होता है जो फोर्थ वेंट्रिकल में होता है। यानी फोर्थ वेंट्रिकल का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में फोर्थ वेंट्रिकल के क्षेत्र में एक और माइनर प्लेक्सस होता है, माइनर प्लेक्सस पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो प्लेक्सस है वो आपके पास टोटल 5 हो गया। यानी दो मेजर प्लेक्सस के रूप में, दो माइनर प्लेक्सस के रूप में और एक माइनर प्लेक्सस फोर्थ वेंट्रिकल के पास, तो कुल 5। और इनमें ही जब कोई रक्त पहुंचता है तो रक्त में जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन द्वारा इसमें CSF नामक द्रव्य का निर्माण होता है। तो इस प्लेक्सस का काम क्या है, तो इसका कार्य है प्लाज्मा, जो ब्लड प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा से क्षनन द्वारा कोरोइड प्लेक्सस के क्षेत्र में, कोरोइड प्लेक्सस के क्षेत्र में CSF का निर्माण करना। यानी CSF का निर्माण यहां पर होगा। तो फिर से समझ लो क्या बताया गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है कोरोइड प्लेक्सस। इसका तात्पर्य है वह क्षेत्र जहां पर CSF नामक द्रव्य का निर्माण होता है। इसके निर्माण में वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, ब्लड कैपिलरी इन ब्रेन
एंड एपेंडाइमल एपिथेलियम, जो मस्तिष्क के उत्तकीय आवरण है, ये तीनों के सम्मिश्रण से इसका निर्माण होता है। अब ये प्लेक्सस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो दो बड़े प्लेक्सस पाए जाते हैं लैटरल वेंट्रिकल में, दो माइनर प्लेक्सस पाए जाते हैं थर्ड वेंट्रिकल में, और फोर्थ वेंट्रिकल में केवल एक माइनर प्लेक्सस होते हैं। और इस प्रकार से कुल 5 प्लेक्सस होते हैं, 2 मेजर और 3 माइनर। और इनका कार्य होता है, जब ब्लड प्लाज्मा इस क्षेत्र में पहुंचते हैं तो यहाँ पर CSF का निर्माण होता है। यानी आप जो भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हो, उसमें जो वाटर एंड डिफरेंट प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं, वो जो ब्लड प्लाज्मा में मिलते हैं और मिलने के बाद जब वो CSF के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो ब्लड प्लाज्मा का ही पार्ट इस क्षेत्र से गुजरने के दौरान ये CSF के रूप में निर्मित होते हैं, और ये CSF जो होते हैं मस्तिष्क में सुरक्षात्मक रूप में कार्य करते हैं। अब एक एक करके समझें। आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि लैटरल वेंट्रिकल जो होता है ये पार्ट है, और ये जो पार्ट है इसमें डायनसिफ्लॉन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में डायनसिफेलॉन पाए जाते हैं। डायनसिफ्लॉन में थर्ड वेंट्रिकल होता है। आप जानते हो लैटरल वेंट्रिकल को पैरासिल कहते हैं, पैरासिल। थर्ड वेंट्रिकल को डायोसिल कहते हैं, डायोसिल। और फोर्थ वेंट्रिकल को मेटासिल के रूप में कहते हैं, या फोर्थ वेंट्रिकल का जो निचला हिस्सा है वो मेटासिल का अंतिम भाग है। तो ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है, इसका जो सबसे निचला किनारा है उसको यहाँ पर मेटासिल का अंतिम भाग कहा गया है, और मेटासिल के इंडिकेशन यहीं पर होगा, क्योंकि बाकी क्षेत्रों में मेटासिल आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए मेटासिल का जो अंतिम गुहा होता है उसे फोर्थ वेंट्रिकल के निचले क्षेत्र के रूप में कह सकते हो, या फोर्थ वेंट्रिकल को भी आप मेटासिल के रूप में दिखा सकते हो। अब देखो, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बच्चों इन दोनों के बीच में, यानी जो सेरिब्रम होता है, इस सेरिब्रल में लैटरल जो वेंट्रिकल्स है, इस लैटरल वेंट्रिकल्स और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में जो छिद्रनुमा संरचना होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फोरामेन ऑफ मोनेरो। इसका नाम मैं लिख चुका हूँ, केवल इस डायग्राम में उसे इंडिकेट कर रहा हूँ, फोरामेन ऑफ मोनेरो। और इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ कि CSF का जो प्रवाह पथ है वो किस प्रकार से होता है, उसे दिखाने के लिए। आप जानते हो ये मिड ब्रेन का क्षेत्र है, और मिड ब्रेन के इस क्षेत्र के पास एक और संरचना होता है जिसे यहाँ पर आइटर कहते हैं। इसी जगह लिख रहा हूँ, इसे आइटर कहते हैं, या एक्वाडक्ट सिल्वियस के नाम से भी जानते हैं। और इसके नीचे यहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल के पिछले हिस्से में अगर आप देखो तो आपको 2 चित्रात्मक संरचना आपको और मिलेंगे। एक का नाम है फोरामेन ऑफ मैजेंडी, इस तरफ दिखेगा नहीं, पिछले साइड दिखता है। तो फोरामेन ऑफ मैजेंडी, और ये दो है, इसे फोरामेन ऑफ लुस्का कहते हैं, फोरामेन ऑफ लुस्का। तो बच्चों ये सब तो एक बार पढ़ चुके हो आप, और आप ये भी जानते हो कि जो हमारा ब्रेन है इसे इस लैटरल व्यू में दिखाया गया है। वास्तविक रूप से ये हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन को हमने यहाँ पर लैटरल व्यू के रूप में दिखाया है ऐसे। तो इस प्रकार से जो ब्रेन का संरचना बना हुआ है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर में सुरक्षात्मक आवरण होंगे, और इस सुरक्षात्मक आवरण में सबसे अंदर जो होता है वो पाया मैटर, फिर इधर जो होता है वो एरिकनॉइड, और सबसे ऊपर जो होता है वो डूरामेटर होता है इस प्रकार से, और ये बीच बीच में स्पर्श करता है। तो इस प्रकार से डूरामेटर, एरिकनॉइड, पायामेटर का आवरण और ये ब्रेन का पार्ट, इसी को यहाँ पर इस प्रकार से लैटरल फॉर्म में है, उसको वेंट्रल फॉर्म में दिखाया गया है। और इस प्रकार से इसे दिखाने के बाद इसके ऊपर सुरक्षात्मक आवरण को दिखाया गया है, और वही सुरक्षात्मक आवरण है डूरामेटर, एरिकनॉइड और पायामेटर। यानी ये संरचना जो इस प्रकार से था उसे मैंने ऐसे फोल्ड करके इस प्रकार से दिखाया है। अब ये सबसे बाहर डूरामेटर, इसके बीच में एरिकनॉइड और सबसे अंदर पायामेटर, 3 सुरक्षात्मक आवरण हो गया। आप ये जानते हो कि डूरामेटर में जो फैले हुए संरचना होता है उसे
क्रेनियल वेनस साइनस कहते हैं, क्रेनियल वेनस साइनस। ये जानते हो कि जहाँ पर ये एरिकनॉइड स्पर्श करता है उसे एरिकनॉइड विलाई कहते हैं, और जो इन दोनों के बीच का क्षेत्र होता है उसे सब एरिकनॉइड स्पेस कहते हैं, और इन दोनों के क्षेत्र को सब एरिकनॉइड सब ड्यूरामीटर सब ड्यूरल रीजन कहते हैं, तो सब ड्यूरल क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों ये जो पार्ट है अब तक जो पढ़ाया गया था उसी का पथ प्रदर्शक है, और ये बताएगा कि किस प्रकार से ये परिवहन में सपोर्ट करते हैं। तो शॉर्टली जो नाम मैंने लिखा नहीं वो देख लो। इसे सेरिब्रम कहते हैं, आप जानते हो। ये डायंसिप्लॉन है, ये मिड ब्रेन है, ये वाला जो पार्ट है पोन्स का है, ये सेरिबेलम का है, और ये मेडुला ऑब्लोंगाटा का है। और आप ये भी जानते हो कि इसके नीचे यहाँ पर जहाँ पर मेटासिल खत्म हो रहा है इसके नीचे न्यूरोसिल होता है, और न्यूरोसिल जो होता है वो कहाँ जाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास चला जाता है। तो आपने देखा कि अब तक जो हमारे वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन है इस पार्ट में फोरामेन ऑफ मोनेरो ये लैटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में होगा। दूसरा आइटर एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं, ये होगा आपके थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में या मिड ब्रेन के पास। और इसके नीचे जो होगा जहाँ पर तंत्रिका से स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होगा वहाँ पर मेटासिल के ठीक नीचे न्यूरोसिल होगा। और इस प्रकार से कई सारे संरचनाओं को आपने देखा। अब आपको देखना है कि इसमें प्रवाह किस प्रकार से होता है, यानी सीएसएफ का प्रवाह किस प्रकार से होता है। मैं इसमें कई रंगों से इस प्रवाह को दिखाना चाहूँगा। आप ये समझ चुके हो कि सीएसएफ का निर्माण कोरॉइड प्लेक्सस में होगा और वेंट्रिकल्स वगैरह कोरॉइड प्लेक्सस का हिस्से में आता है। तो सबसे पहले देखो ये इस क्षेत्र में सीएसएफ जो है बना, और सीएसएफ का प्रवाह इस क्षेत्र से हुआ। इस क्षेत्र से जब जा रहा है तो इसके पहले हम नाम लिख सकते हैं कि सर इसमें कोरॉइड प्लेक्सस नाम की संरचना है। अब मैं इस प्रवाह पथ को भी लिखूंगा और एक एक करके बताऊंगा भी किस प्रकार से प्रवाह कर रहा है। तो सबसे पहले नाम आता है कोरॉइड प्लेक्सस, जहां पर सीएसएफ का निर्माण हुआ। कोरॉइड प्लेक्सस जहां पर सीएसएफ का निर्माण हुआ, इस कोरॉइड प्लेक्सस के क्षेत्र में सीएसएफ बन गया, यानी सीएसएफ का निर्माण इस क्षेत्र में हुआ और सीएसएफ इस क्षेत्र में बनने के बाद अब प्रवाह करेगा। तो प्रवाह का पथ क्या है इसे समझें। सीएसएफ का निर्माण कोरॉइड प्लेक्सस नामक क्षेत्र में हो गया और फिर ये सीएसएफ इस लैटरल वेंट्रिकल के क्षेत्र में से गुजरेगा। लैटरल वेंट्रिकल के क्षेत्र भी इसके निर्माण में मदद करेगा और इसको प्रवाह करेगा। तो लैटरल वेंट्रिकल के क्षेत्र में से ये गुजर गया। लैटरल वेंट्रिकल के क्षेत्र में से गुजरने के बाद, जिसको राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल भी कहते हैं, आएगा इस क्षेत्र में। और आपको पता है कि ये जो छिद्रनुमा संरचना है इसे फोरामेन ऑफ मोनरो कहते हैं। अब लैटरल वेंट्रिकल से सीएसएफ के द्रव्य फोरामेन ऑफ मोनरो में जाएगा। फोरामेन ऑफ मोनरो में चला गया। अब फोरामेन ऑफ मोनरो से पार करेगा तो सीएसएफ के द्रव्य डायंसिफ्लॉन में आएगा और ये थर्ड वेंट्रिकल है और थर्ड वेंट्रिकल को डायोसिल कहते हैं। यानी अब फोरामेन ऑफ मोनरो, अब मैं इसे नीचे की ओर दिखा रहा हूँ, फोरामेन ऑफ मोनरो से गुजरने के बाद अब ये डायोसिल में जाएगा। डायोसिल किसका पार्ट है, तो ये डायोसिल जो है ये थर्ड वेंट्रिकल का पार्ट है, थर्ड वेंट्रिकल का पार्ट है। और ये जो लैटरल वेंट्रिकल है, इस लैटरल वेंट्रिकल में ही फर्स्ट वेंट्रिकल एंड सेकंड वेंट्रिकल दोनों शामिल है, क्योंकि लैटरल वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के मिलने से बने होते हैं। तो ये हो गया डायोसिल में। अब डायोसिल से जब ये द्रव्य गुजरेगा तो कहाँ जाएगा, मिड ब्रेन में। तो डायोसिल से गुजरने के दौरान ये चला गया मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन से ये द्रव्य फिर कहाँ गुजरेगा, तो मिड ब्रेन से ये जो द्रव्य है अब ये गुजरेगा मिड ब्रेन से इस छिद्र से होता हुआ। इस छिद्र का नाम क्या है,
इसका नाम है आइटर, तो आइटर से गुजरेगा। तो मिड ब्रेन के बाद अब आइटर में चला गया। आइटर के बाद ये द्रव्य कहाँ जाएगा? तो आइटर से गुजरने के बाद ये द्रव्य जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल में। ये पूरा क्षेत्र फोर्थ वेंट्रिकल का है, तो ये चला जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल में। अब फोर्थ वेंट्रिकल का सबसे अंतिम क्षेत्र जो फोर्थ वेंट्रिकल का है, वो सबसे अंतिम जो पॉइंट है वो क्या है? तो वो अंतिम किनारा, पूरा फोर्थ वेंट्रिकल ही एक्चुअल में मेटासिल है, लेकिन वह दिखता नहीं है, इसलिए फोर्थ वेंट्रिकल के अंतिम किनारे को मेटासिल कहते हैं। अब ये मेटासिल में चला गया, तो फोर्थ वेंट्रिकल के अंतिम किनारा मेटासिल में चला गया, यानी पथ इस प्रकार से वो CSF का प्रवाह हो रहा है। मेटासिल में जाने के बाद अब ये द्रव्य दो तरफ जा सकता है, या तो ये न्यूरोसिल में प्रवेश कर जाएगा, तो न्यूरोसिल में चला गया तो स्पाइनल कॉर्ड में चला गया, यानी अब इसका पथ दो हो जाएगा। मेटासिल से अगर ये न्यूरोसिल में प्रवेश कर गया, न्यूरोसिल में प्रवेश कर गया, तब तो ये चला जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा। ये हो गया एक कंडीशन। लेकिन अगर वो न्यूरोसिल में प्रवेश नहीं किया, अगर ये मस्तिष्क के क्षेत्र में ही CSF के द्रव्य है और मस्तिष्क के क्षेत्र से ही जा रहे हैं, तो अब ये द्रव्य यहां से प्रवाह होगा और इसका स्पर्श ब्रेन के साथ होता है, मैं बता चुका हूं। तो ये डायरेक्ट अब इसके होता हुआ अंदर पहुंच जाएगा। ये कौन है? तो ये पायोमेटर है। और ये कौन है? ये एरिकनॉइड है। तो एरिकनॉइड और पायोमेटर के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? सब एरिकनॉइड स्पेस। इसमें CSF के द्रव्य सर्वाधिक मात्रा में रहते हैं, 150 मिलीलीटर के आसपास, आप जानते हो। तो ये इस जगह पे चला जाएगा, यानी या अगर वो न्यूरोसिल में नहीं गया तो मेटासिल सेकंड स्टेज के फॉर्म में किसके पास जाएगा? सब एरिकनॉइड स्पेस में चला जाएगा। सब एरिकनॉइड स्पेस के बाद अब ये कहां जाएगा? सब एरिकनॉइड स्पेस के बाद अब ये इसके रास्ते से ही ऊपर जा सकता है, और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? एरिकनॉइड विलाई। तो सब एरिकनॉइड स्पेस के बाद ये चला जाएगा एरिकनॉइड विलाई में, और एरिकनॉइड विलाई से अब ये द्रव्य कहां जाएगा? तो डुरामेटर में। डुरामेटर में किसके पास? उसके फैले हुए संरचना के पास। फैले हुए संरचना को क्या कहते हैं? क्रैनियल वेनस साइनस कहते हैं। यानी अब एरिकनॉइड विलाई से ये चला जाएगा क्रैनियल वेनस साइनस में, और क्रैनियल वेनस साइनस के बाद यहां से जो भी क्रैनियम और क्रैनियल वेनस साइनस के बीच में जो रक्त नलिकाएं हैं वहां चला जाएगा। अब क्रैनियल वेनस साइनस से अब ये चला जाएगा ब्लड कैपिलरी के सप्लाई में, जो भी आर्टरी, वेन, जो भी रक्त का जालिका है उसके पास चला जाएगा, और उसके बाद फिर बॉडी फ्लूइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और बॉडी फ्लूइड में कन्वर्ट होने के बाद फिर से हमारे ब्रेन में नए तरह के CSF पदार्थ बनेंगे। तो ये है प्रवाह पथ। एक बार दोबारा समझ लें, आपको ये संरचना CSF के पथ हैं, उन्हें बता रहा हूं। ये ब्रेन का सारा वेंट्रिकल्स है, और इस वेंट्रिकल्स में जो सुरक्षात्मक आवरण है उससे ही मैंने दिखाया है। तो सुरक्षात्मक आवरण प्लस वेंट्रिकल्स, इन दोनों को इसमें दिखाया जा रहा है। सबसे पहले CSF द्रव्य का निर्माण कहाँ होगा? तो ये होगा कोरोइड प्लेक्सस में। कोरोइड प्लेक्सस में ये तमाम तरह के प्लेक्सस इसमें सम्मिलित है और बनते भी जाएंगे, और इस द्रव्य का प्रवाह भी होता रहेगा। CSF के द्रव्य का निर्माण कोरोइड प्लेक्सस के रूप में हो रहा है, तो मैंने कोरोइड प्लेक्सस का नाम लिख दिया। CSF का निर्माण, और बाकी जो भी लैटरल वेंट्रिकल और बाकी वेंट्रिकल है वो भी निर्माण और प्रवाह दोनों में भाग लेंगे। अब देखो यहाँ से जब ये CSF के द्रव्य गुजरेगा तो ये कौन है? लैटरल वेंट्रिकल। तो वहाँ पर मैंने लैटरल वेंट्रिकल दिखाया है, इसे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के रूप में भी कह सकते हैं। फिर ये गुजरेगा तो आपको पता है कि इन दोनों के बीच में जो छिद्र होता है उसे फोरामेन ऑफ मोनरो कहते हैं। यानी अब ये द्रव्य फोरामेन ऑफ मोनरो में चला गया। फोरामेन ऑफ मोनरो से जब ये द्रव्य गुजरा तो किसके पास चला गया? मिड ब्रेन में। तो मिड ब्रेन के पार्ट में चला गया डायोसिल से होता हुआ। अब मिड ब्रेन के बाद, क्योंकि इसको हम लोग डायोसिल कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल को, फिर मिड ब्रेन से होता हुआ कहाँ चला गया? मिड ब्रेन से होता हुआ चला गया आइटर के बाद कहाँ चला गया? आइटर के बाद चला गया फोर्थ वेंट्रिकल के क्षेत्र में। फोर्थ वेंट्रिकल के क्षेत्र से कहाँ चला गया? मेटासिल में। और मेटासिल के बाद कहाँ चला गया? एक तो न्यूरोसिल में और स्पाइनल कॉर्ड में चला गया। अगर इधर नहीं गया तो फिर किधर जाएगा? फिर ये जाएगा
सब एरिकनॉइड स्पेस में। सब एरिकनॉइड स्पेस से कहाँ जाएगा? एरिकनॉइड विलाई में। एरिकनॉइड विलाई से कहाँ जाएगा? क्रेनियल वेनस साइनस में, और अंत में ब्लड कैपिलरी से होता हुआ पूरा बॉडी फ्लूइड में रिटर्न आ जाएगा। तो याद रखिए, ये जो टॉपिक के पार्ट हैं इसमें प्रवाह के पथ से संबंधित कुछ भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, या इसके बिंदुआत्मक रूप में कोई सवाल बन सकते हैं। जैसे लैटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में कौन से छिद्र पाए जाते हैं? तो फोरामेन ऑफ मोनेरो। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में मिड ब्रेन के पास कौन सा छिद्र होता है? आइटर। इसके बैक पार्ट में कौन कौन से छिद्र पाए जाते हैं? तो फोरामेन ऑफ लुस्का और फोरामेन ऑफ मैजेंडी। ये तो रह ही गया, एक पार्ट इसमें रह गया। इसमें फोरामेन ऑफ लुस्का से भी गुजरेगा, यानी ये जो द्रव्य यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचने के बाद मेटासिल में पहुँचने के बाद इसे गुजरना होगा। मेटासिल में पहुँचने के बाद फोरामेन ऑफ मैजेंडी एंड फोरामेन ऑफ लुस्का, इनसे भी गुजरेगा, और इनसे गुजरते हुए सब एरिकनॉइड स्पेस में जाएगा, और सब एरिकनॉइड स्पेस से फिर शरीर में वितरित हो जाएगा। तो ये इसका प्रवाह पथ है, और इस प्रवाह पथ के द्वारा ये CSF के द्रव्य